हेलो पीपल, आई होप यू डूइंग वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। और आज फिर हम लोग मिले हैं फॉर इलस्ट्रेशंस ऑफ कंपनी लॉ। एक बार वापस आपको बता देता हूं हम लोग कहां पर हैं। हम लोग कंपनी लॉ का सप्लीमेंट क्रैक कर रहे थे। उस सप्लीमेंट में कुछ अमेंडमेंट्स थे, हमने पढ़े, कुछ केस लॉस थे और वहीं कुछ इलस्ट्रेशंस थे। इलस्ट्रेशंस में मैंने कुछ एक्स्ट्रा वेटेज दिया था और लास्ट सेशन के एंड में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने पूरे अमेंडमेंट्स वगैरह हमारे अच्छे से हो गए, केस लॉस हो गए। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इलस्ट्रेशंस एक बार पढ़कर आएंगे। कुछ इलस्ट्रेशंस हमने पढ़े थे और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि उसको एक और बार पढ़ेंगे आप, और रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस को भी एक बार आप पढ़कर आएंगे सो दैट ये सेशन ज्यादा फ्रूटफुल हो पाए। इस सेशन में हम लोग रैप अप करेंगे सारे इलस्ट्रेशंस गिवन इन दैट सप्लीमेंट। ठीक है बेटा जी। और आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से उस पूरे इलस्ट्रेशन, सारे इलस्ट्रेशंस की समरी भी बना के लाया हूं। तो टुवर्ड्स द एंड यू विल पेन इट डाउन। बस इतना सा ही है, दिख रहा है ना, बस इतना सा। दिस समराइजेस ऑल द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस। चलिए आ रहा हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द इलस्ट्रेशंस। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत 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 बेहतरीन चल रही है। जस्ट हैव फेथ ऑन योर प्रिपरेशन, स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप वर्किंग हार्ड फॉर द गोल। चलिए आ रहा हूं, शुरू करते हैं हमारे इलस्ट्रेशंस। सबसे पहले वो इलस्ट्रेशंस जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे उनका एक क्विक रिवीजन करते हैं और फिर नए इलस्ट्रेशंस को शुरू करेंगे। चैप्टर 10 के इलस्ट्रेशंस हैं बहुत सारे, फिर कुछ एक आधे आपके चैप्टर 16 के इलस्ट्रेशन है, दैट इज डायरेक्टर, और फिर सीधा जनरल मीटिंग के इलस्ट्रेशन है। जनरल मीटिंग के इलस्ट्रेशन काफी आसान है, उसका टेंशन लेना नहीं है। डायरेक्टर्स के इलस्ट्रेशन और जनरल मीटिंग के इलस्ट्रेशन हम आप डिस्कस करने वाले फ्रेश तरीके से। इसके पहले चैप्टर 10 के जो इलस्ट्रेशन हम पढ़ चुके थे उनका क्विक रिविजन। चलिए आ रहा हूं, हम लोगों ने इनिशियल इलस्ट्रेशन पढ़े थे, उसकी क्या समरी है, स्क्रीन पे फोकस करना। द समरी सिंपल, इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम अदर सर्विसेज एट आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमारे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और सर्विसेज भी दे रहा है, जैसे कि उसके पास कुछ पेटेंट है, उस पेटेंट का हमें कुछ साल का लाइसेंस दे रहा है, या फिर वो हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ में कर रहा है। तो अगर हमारी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कोई और सर्विसेज या कोई और कॉन्ट्रैक्ट भी हमें दे रहा है एट आर्म्स लेंथ प्राइस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो उसके लिए क्या क्या अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी हमने पढ़ा था। उसके लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल एज वेल एज नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमेटी का अप्रूवल लेना होगा। तो पहला समरी बहुत आसान है, इफ द मैनेजिंग डायरेक्टर इज आल्सो प्रोवाइडिंग सम अदर सर्विसेज एट आर्म्स लेंथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? द रिक्वायरमेंट इज वेरी इजी, we have to obtain approval of audit committee as well as nomination remuneration committee. This is the summary of illustration number 1 and 2. illustrations को नंबरिंग भी दे दिए मैंने, आप चाहे तो आप भी दे सकते हैं। illustrations को नंबरिंग दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we see there are total 10 illustrations. There are total 10 illustrations in the first chapter number 10. Clear है? चलिए, तो उसमें से ये दो इलस्ट्रेशन हम पहले ही पढ़ चुके थे। वैसे इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो हमें दूसरी सर्विसेज दे रहा है, इंगेजिंग द सर्विसेज ऑफ एन सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट। दूसरे इलस्ट्रेशन के अंदर वो हमें पेटेंट्स को लाइसेंस दे रहा है कुछ समय तक के लिए। तो अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हमें कोई और सर्विस भी दे रहा है एट आर्म्स लेंथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो क्या क्या अप्रूवल लगेगा? अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड अप्रूवल ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी। बस तो दो इलस्ट्रेशन हमने पहले भी पढ़ लिए थे, आज उसकी समरी पढ़ ली। लाइफ बहुत आसान लग रही होगी आशा करता हूं। ऐसी मस्ती से देखते रहो एंड यू विल नॉट इवन रियलाइज इन नो टाइम विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल द इलस्ट्रेशंस। तो ये पहले दो इलस्ट्रेशन हो गए जो हमने लास्ट सेशन में कवर कर लिए थे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये भी लास्ट सेशन में कवर किया था, अच्छे समझना बारीक तरीके से उसकी समरी। इलस्ट्रेशन नंबर 3, transaction between wholly owned company and holding company and wholly owned subsidiary. If there is a transaction between a holding company and wholly owned subsidiary, तो हमें पता है कि हमें कोई शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें शेयर होल्डर रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नॉर्मली अगर कोई भी हम ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं तो हमें एक शेयर होल्डर रेजोल्यूशन पास करना होता है, बट व्हेन द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड अ होली ओन्ड सब्सिडरी, तो उस केस के अंदर हमें शेयर होल्डर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो इसको मैंने कैसे समराइज किया है, ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी। अब यहां पे एक और इफ एंड बट आता है कि क्या आपके अकाउंट्स कंसोलिडेट हुए या नहीं हुए। इफ देयर अकाउंट्स आर कंसोलिडेटेड, अगर आपके अकाउंट्स कंसोलिडेट हो चुके हैं, देन इन दैट केस नो शेयर होल्डर रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, कोई शेयर होल्डर रेजोल्यूशन नहीं चाहिए। तो व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी एंड देयर अकाउंट्स हैव बीन कंसोलिडेटेड, नो शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। नो शेयर होल्डर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। क्या कह रहा हूं, वापस एक बार कहता हूं। इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, holding company and its wholly owned subsidiary and their accounts are consolidated, no shareholders approval is required. But
इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड द होली ओन्ड सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी और उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शन है, बट यहाँ पे उनके अकाउंट्स कंसोलिडेट नहीं हुए हैं, तो भी आपको ऐसा सब्सिडरी के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है, बट होल्डिंग के शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होगा। देखना क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी, इफ देयर अकाउंट्स आर नॉट कंसोलिडेटेड, रेजोल्यूशन पास्ड बाय होल्डिंग कंपनी वुड बी सफिशिएंट। दैट इज द समरी ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 3। वापस रिपीट करता हूं, अगर होल्डिंग कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडरी के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो दो बातें हो सकती है, या तो उनके अकाउंट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। अगर अकाउंट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं तो कोई शेयर होल्डर रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मस्ती से आगे बढ़ो। लेकिन अगर अकाउंट्स कंसोलिडेट नहीं हो रहे हैं तो होल्डिंग कंपनी का एक आपने रेजोल्यूशन पास कर लिया, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर अ ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी। सब्सिडरी का कोई रेजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अरे गधों, क्यों करोगे? होली ओन्ड सब्सिडरी अगर आपकी, तो उसके जनरल मीटिंग में तो आप ही होगे ना, तो सब्सिडरी के रेजोल्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आ सकती कभी। दैट इज द की पॉइंट। So whenever there is a transaction, वापस आई थिंक मैं छठी बार बोल रहा हूं, whenever there is a transaction between the holding company and wholly owned subsidiary, कभी भी सब्सिडरी कंपनी का शेयर होल्डर अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं आती है। ठीक है, अगर अकाउंट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं तो किसी का शेयर होल्डर नहीं लेना है, अप्रूवल नहीं लेना है। अकाउंट्स कंसोलिडेट नहीं हो रहे हैं तो होल्डिंग कंपनी का एक अप्रूवल जरूर ले लेना है, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन। ये भी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। लास्ट हमारा जो वीडियो था उसके अंदर हम ये भी पढ़ चुके थे। ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 2 3 की समरी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 ये भी हम पढ़ चुके थे कि भैया आप बार बार कहते हैं कि इफ द ट्रांजैक्शन इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, हु इज गोइंग टू डिटरमिन वेदर द ट्रांजैक्शन इज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? हु इज गोइंग टू डिटरमिन? Audit committee is going to determine whether a transaction is in the ordinary course of business or not. What if there is a company which does not have audit committee? Then board of directors will determine. Easy, easy peasy. कि अगर कभी भी हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पशन आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है, इफ द ट्रांजैक्शंस आर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आपको अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये डिटरमिन कौन करेगा वेदर इट इज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस? ऑडिट कमिटी। और अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है ही नहीं, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आई थिंक 4th तक तो सब मेरे साथ आ चुके हैं। लाइफ इज वेरी वेरी ईजी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे 5th। फोकस है वेरी केयरफुली। 5th 6 की समरी पढ़ी। A related party transaction which is in the ordinary course of business and at arm's length transaction। एक related party transaction जो कि ordinary course of business में भी है और arm's length transaction पे है। तो related party transaction which is in the ordinary course of business and which is at arm's length transaction, इसके अंदर कोई भी अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी किसी, बिकॉज तो एग्जाम्पशन में एक्सेप्शन में आ गया ना। तो अगर कोई भी आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है एट आर्म्स लेंथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ना तो ऑडिट कमेटी का रिक्वायरमेंट चाहिए ना बोर्ड का रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, तो ना तो ऑडिट कमेटी अप्रूवल चाहिए ना बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए। बट अब सवाल आता है, क्या इसको डिस्क्लोजर करना जरूरी है क्या? अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली इसका आंसर। पहले वापस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। अगर कभी भी कोई कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एट आर्म्स लेंथ, तो वहां पर उस केस के अंदर क्या हमें कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है क्या? कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बट सेकंड सब क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इसको डिस्क्लोजर करना है क्या? उसका क्या ब्यूटीफुली आंसर करते हैं, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन AOC2, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड इन फॉर्म नंबर AOC2 ओनली इफ द ट्रांजैक्शन इज मटीरियल। इफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट मटीरियल तो डिस्क्लोजर भी नहीं चाहिए। तो अगर कभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हो रहा है, एट आर्म्स लेंथ हो रहा है और ये मटीरियल भी नहीं है, तो भैया कोई अप्रूवल भी नहीं, कोई डिस्क्लोजर भी नहीं। लेकिन अगर ये मटीरियल है, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, एट आर्म्स लेंथ है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो इस केस में आपको अप्रूवल तो नहीं लेना है, लेकिन अगर ये मटीरियल है तो डिस्क्लोज करना जरूरी है। देयर कैन नॉट बी एन ईजियर समरी देन दिस। देखो एक बार इसको अच्छे से, 5th और 6th इलस्ट्रेशन में 5th और 6th की एक बार समरी देखो। ये भी हम लास्ट सेशन के अंदर पढ़ जरूर चुके थे, बट एक बार आप देखो, ट्रस्ट मी, मतलब दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। जस्ट रीड इट वंस। 5th और 6th को एक बार देखो बस। कह रहा हूं, आशा करता हूं कि पूरी की पूरी बात दिलो दिमाग में उतर चुकी है। ये भी हम लास्ट सेशन में देख चुके थे। और एक और लास्ट इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं आराम से। फॉर एंटरिंग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अगर एंटर करना है तो उसका ड्यू प्रोसीजर क्या होता है?
आप ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लो, ठीक है, उसके बाद में आप बोर्ड का अप्रूवल लो और फिर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर सकते हो। ये रेगुलर प्रोसीजर है कि भैया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आपको एंटर करना है, हाँ, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लो, बोर्ड का अप्रूवल लो और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इजी पीजी, राइट। सर व्हाट इफ, इलस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो आसान सी चीजें उसको एकदम ऐसा तूफान केस के अंदर क्या होगा ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इफ देयर इज अ कंपनी, उस कंपनी ने क्या किया, ऑडिट कमेटी अप्रूवल के पहले बोर्ड अप्रूवल ले लिया। देखो क्या करा, बोर्ड अप्रूवल उन्होंने पहले ले लिया, उसके बाद में वो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेते हैं और फिर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर करना चाहते हैं, तो ये चलेगा क्या? तो यहां पर इलस्ट्रेशन में हमें बताया मॉड्यूल ने कि इट इज इररेगुलर बट इट इज स्टिल लीगल, कर सकते हो आप ऐसा। दिस इज नॉट द रेगुलर प्रोसीजर। रेगुलर प्रोसीजर इज व्हाट, पहले आपको लेना होता है ऑडिट कमेटी का अप्रूवल, फिर आप लो बोर्ड का अप्रूवल, फिर आप ट्रांजैक्शन करो। लेकिन अगर कभी आपने बोर्ड अप्रूवल पहले ले लिया है फिर ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लिया है, ये रेगुलर नहीं, इट इज इररेगुलर बट इट इज स्टिल अलाउड, इट इज स्टिल लीगल। यहां तक हम लोग हमारे लास्ट सेशन में पढ़ चुके थे। मैं आशा करता हूं कि आप सब 100% फोकस के साथ मेरे साथ में। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया, ये मैंने क्या कराया, ये मैंने आपको सिर्फ समरी दे दी उस चीज की जो हम लास्ट सेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके थे। What have we done? We have just done the summary of something which we've already covered in the last session. हर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसने लास्ट सेशन ईमानदारी से देखा और फिर वो यहां पर है। क्लियर है? चलो, तो ये हमने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसकी समरी कर ली है। अब आपने क्या करना होगा, आपने ये सब पेन डाउन करना होगा, वो एंड में करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बट ये सब पूरा पेन डाउन करके रखना एक जगह पे, समरी ऑफ इलस्ट्रेशंस करके, सो दैट यू विल हैव इट, समरी ऑफ इलस्ट्रेशंस, सो दैट यू विल हैव इट व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग इट अप। कैसा होता है कि जब आप उसको इलस्ट्रेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं ना, साथ में सारे इलस्ट्रेशंस, तो एकदम दिमाग के धागे खोल देता है। तो वहीं उसकी समरी आपके पास रहेगी तो लाइफ काफी आसान होगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टडी द रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के 3 और इलस्ट्रेशन हमें पढ़ना है, 8, 9 और 10। पहले 8 और 9 की मैं आपको समरी पढ़ा देता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। 100% फोकस यहां पे। क्या लिखा है, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। Whenever there is any transaction between a holding company and its wholly owned subsidiary, whenever there is any transaction between the holding company and its wholly owned subsidiary, उसको सारे प्रोविजन से एग्जाम्पशन दिया गया है। क्यों एग्जाम्पशन दिया गया है? बिकॉज आपकी होली ओन्ड सब्सिडरी है, पूरी कंपनी को आप ही ओन करते हो, तो क्या अप्रूवल लेने जाओगे उनके शेयर होल्डर्स से वगैरह वगैरह? तो इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, तो बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं। बट when there is a transaction between a holding company and its regular subsidiary, not wholly owned subsidiary, regular subsidiary, तो आपको 177, 188 सब कंप्लाई करना पड़ेगा। वापस रिपीट करो, अच्छे से समझना। When there is a transaction between a holding company and its wholly owned subsidiary, वहाँ पे 177 भी exempted है, 188 भी exempted है, ये सब exempt कर देते हैं, ठीक है। But when there is a transaction between a holding company with a normal subsidiary, right? तो वहां पर 177, 188 दोनों अप्लाई करते हैं। देखो क्या लिखा है समरी में, ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी एंड ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड नॉर्मल सब्सिडरी। तो अगर आप होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन, शेयर होल्डर रेजोल्यूशन भी नहीं लेना है फॉर एनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, फॉर एनी ट्रांजैक्शन। नो रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट कमेटी अप्रूवल, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल भी नहीं लेना है, एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ बोर्ड अप्रूवल। अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ में ट्रांजैक्शन एंटर कर रहा है, तो उसको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, बोर्ड का अप्रूवल, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटी सी बात बोलिए, बट इट इज रिकमेंडेड, नॉट मैंडेटरी, बट इट इज रिकमेंडेड कि अगर एक होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ में भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो बोर्ड मीटिंग पे उन ट्रांजैक्शन को प्लेस कर दे एक बार। बिकॉज इफ द ट्रांजैक्शंस आर प्लेस्ड, इफ द ओफो देखो और एक बार रीड करो, आपको बड़ा मजा आएगा। मैं बैटरी चेंज करता हूं। ओफो यस पीपल, चलिए, आई होप आपने रीड किया होगा। ट्रांजैक्शंस बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडरी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ शेयर होल्डर अप्रूवल, ऑडिट कमेटी अप्रूवल एंड बोर्ड अप्रूवल, बट इट इज रिकमेंडेड टू प्लेस इट इन द बोर्ड मीटिंग। बट ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको बोर्ड मीटिंग में प्लेस जरूर करते हैं,
ये कब है? होल्डिंग कंपनी विच इज होली ओन्ड सब्सिडियरी। कुछ कंप्लाई नहीं करना है, कोई अप्रूवल नहीं लेना है। अरे आप ही की कंपनी है, क्या अप्रूवल लेते जाओगे? कोई अप्रूवल नहीं लेना है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में प्लेस जरूर कर देना है ट्रांजैक्शंस को। बट when there is a transaction between a holding company and its subsidiary, when there is a transaction between a holding company and its regular subsidiary, section 177 188 will apply। 177 और 188 भी अप्लाई करेंगे। और अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी विल बी रिक्वायर्ड, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल भी लेना है। अप्रूवल शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन विल आल्सो बी रिक्वायर्ड, शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन का अप्रूवल भी लेना है, मतलब शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना है। ये कब लेना होता है शेयर होल्डर्स का अप्रूवल? जब वो अप्लीकेबल होता है व्हेन द ट्रांजैक्शन इज मटीरियल। तो क्या हमने समझा यहाँ पे, क्या नई चीज पढ़ी हमने ये पढ़ा कि व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन द होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी, वहां पे कुछ अप्लाई नहीं होता, बट रिकमेंड करते हैं हम लोग कि आप एक बार बोर्ड को बता देना, बोर्ड मीटिंग में प्लेस कर देना। When there is a transaction between a holding company and its regular subsidiary, 188 177 पूरा अप्लाई करेगा। आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल भी लेना है हर ट्रांजैक्शन के लिए, और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना है इफ द ट्रांजैक्शन इज मटीरियल। पूरा का पूरा 177 और 188 अप्लाई कर रहा है। आई होप यूर ऑल विथ मी। नाउ दिस मेक्स योर लाइफ क्वाइट ईजियर। तो तभी मैंने आपको कहा था कि आप एक बार इलस्ट्रेशन पढ़कर आएंगे। अगर आपने एक बार भी इलस्ट्रेशन पढ़ा है राइट, तो फिर आपको ये वर्ड टू वर्ड समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं। चलिए, इसके बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कहता है, समझना अच्छे से, ये इजी है वैसे। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कहता है व्हाट टू डू इफ ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ ट्रांजैक्शन। अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर सारे ही डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं तो क्या करें? नॉर्मली लॉ क्या कहता है कि अगर डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड होते हैं तो क्या होता है? अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स शुड बी एबल टू फॉर्म कोरम। नॉर्मल लॉ तो हमने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए एक कंपनी के 15 डायरेक्टर्स हैं, उनमें से 10 इंटरेस्टेड हैं, तो 5 डायरेक्टर्स मिलके जो अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो अगर कोरम फॉर्म कर सकते हैं तो मीटिंग कर लेंगे। इफ ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड तो कभी अनइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का कोरम फॉर्म ही नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन। What to do if all the directors are interested in a transaction where uninterested quorum is not possible? क्या होगा? क्या लिखा है सुनना अच्छे से। इलस्ट्रेशन ने क्या आंसर दिया इसका? मैटर विल बी प्लेस बिफोर जनरल मीटिंग। वो मैटर हम प्लेस करेंगे बिफोर जनरल मीटिंग, बिफोर शेयर होल्डर्स एंड डिसाइड। तो कोई भी जो बोर्ड का अप्रूवल चाहिए था, जिस मैटर के लिए बोर्ड अप्रूवल चाहिए था, लेकिन ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, दैट मैटर विल बी प्लेस्ड इन जनरल मीटिंग बिफोर शेयर होल्डर्स। वहां पे शेयर होल्डर्स वोट करेंगे और डिसीजन लेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स होते हैं वो वोट नहीं कर सकते। ऑब्वियस सी बात है। अब वहां पे एक सब क्वेश्चन आता है, सर अगर शेयर होल्डर्स भी इंटरेस्टेड हैं तो, बट इफ 90% और मोर शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड, अगर ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें 90% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड हैं, 90% से ज्यादा शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड हैं, तो वहां पे इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो वोट एंड टेक द डिसीजन। आई रिपीट द एंटायर सेंटेंस अगेन, केयरफुली पढ़ना। पहला, सबसे पहले सर अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें सारे डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड है तो क्या करेंगे? तो उस ट्रांजैक्शन को हम जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के समक्ष रखेंगे और शेयर होल्डर्स उसके लिए डिसीजन लेंगे। इजी टू गो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वहां पे जो शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है वो वोट नहीं कर सकते। नॉर्मल रूल हो गया, वो डिसाइड कर लेंगे। बट इफ 90% और मोर शेयर होल्डर्स आर इंटरेस्टेड, अगर 90% और ज्यादा शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड है, देन ऑल द शेयर होल्डर्स कैन वोट, देन इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स कैन ऑल्सो वोट। अब उसका लॉजिक इतना सा है कि अगर कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स इंटरेस्टेड हैं तो उनको वोट करने दो ना, सबका ही भला होने वाला है। आई रिपीट द सेंटेंस, द एंटायर पॉइंट अगेन। अब केयरफुली रहना, मुझसे एक कदम आगे चलने की कोशिश करो। मैं जो बोल रहा हूं मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश करना। अगर कभी भी एक कंपनी के अंदर बोर्ड मीटिंग को डिसीजन लेना है एंड ऑल द डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, तो उस डिसीजन को कैसे लिया जाएगा? बाय प्लेसिंग इट एट द जनरल मीटिंग बिफोर शेयर होल्डर्स। ठीक है, वहां पे जो इंटरेस्टेड शेयर होल्डर्स है वो वोट नहीं करते। ठीक है, but if the interested shareholders are 90% or more, if the interested shareholders are how much? 90% or more of the total shareholders, then even interested shareholders can vote. अब लाइफ थोड़ी सी आसान लग रही होगी। आप बच्चों ने अगर घर पे इलस्ट्रेशन ईमानदारी से पढ़े ना तो आपको एकदम से कंफ्यूजिंग लगा होगा, एंड अब वो सब चीजें बैलेंस आउट हो रही होगी, एंड दिस इज द एंटायर पर्पस। दैट इज व्हाई व्हाट आई हैव डन इज आई हैव मेड अ नाइस समरी ऑफ द इलस्ट्रेशन सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इलस्ट्रेशन इन नो टाइम। चलिए, आप में से कुछ ऐसे नलायक होंगे, यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 10 के इलस्ट्रेशंस खत्म हो जाते हैं। आप में से कुछ ऐसे नलायक होंगे, 100% होंगे ऐसे नलायक, जो नलायक इलस्ट्रेशंस पढ़ के ही नहीं आए होंगे। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्या करना, इस सेशन के बाद में एक बार खुद से इलस्ट्रेशन पढ़ जरूर लेना। अगर आपने खुद से भी इलस्ट्रेशन पढ़ ली सेशन के बाद में, यू विल बी एबल टू कंफर्टेबली अंडरस्टैंड। चल, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर नंबर 16 के इलस्ट्रेशन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 16 के अंदर काफी आसान इलस्ट्रेशंस हैं, आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे नहीं। 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, आ जाओ। आप अगर पढ़कर आए हैं तो वंडरफुल, तो आपके सीधे दिल में उतर जाएंगे।
अगर नहीं भी पढ़कर आए हैं तो अच्छे से फोकस करो मेरे साथ में, और इस सेशन के बाद एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके नोट्स सेशन 1 के नीचे भी थे और यहाँ पे मैं आपको दे दूंगा, ड्राइव के अंदर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाओ, वेरियस इश्यूज ऑन डायरेक्टर्स, ठीक है। पहला सवाल, सर डायरेक्टर के चैप्टर में कितने हमें इलस्ट्रेशंस पढ़ने, कितने क्वेश्चंस पढ़ाओगे? 9 क्वेश्चंस हुए और मैं बोल दूंगा टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय मतलब ब्रेक, टाटा बाय बाय, और फिर हम जनरल मीटिंग के कुछ 6 क्वेश्चंस देखेंगे एंड विल बी सुपर सॉर्ट। जनरल मीटिंग तो बहुत ईजी है, इतना पिद्दू है कि मैं आपको क्या बताऊं। जो स्टूडेंट्स पढ़कर आएंगे उनको जनरल मीटिंग तो खुद से समझ भी गया होगा पूरा। आ जाओ, डायरेक्टर्स के 9 क्वेश्चंस पढ़ने। पहले 1-2 क्वेश्चन बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन, वेदर द स्पाउस ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिटर, स्टैट ऑडिटर ऑफ द कंपनी बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या हम हमारे स्टैट्यूटरी ऑडिटर या सेक्रेटरियल ऑडिटर की वाइफ या हस्बैंड, स्पाउस लिखा है ना, उनके स्पाउस को हम हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट। क्लियरली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 6 क्लियरली बताता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बन सकता है। तो हमारे कोई भी एग्जिस्टिंग ऑडिटर के स्पाउस के रिलेटिव हमारे इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं बन सकते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो पहला सवाल था कि हमारे ऑडिटर के जो स्पाउस हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? द आंसर इज अ क्लियर नो। सच अ पर्सन हुज अ स्पाउस ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो क्या हमारे ऑडिटर के स्पाउस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? द आंसर इज नो। कोई डाउट ही नहीं है, ये हमें पहले से भी पता था, इस इलस्ट्रेशन की हमें जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ फ्रेंड ऑफ अ डायरेक्टर बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट? फ्रेंड जो होता है बहुत ही प्यारा शब्द है फ्रेंड, क्योंकि इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। क्या आपका मित्र, क्या हमारे कंपनी के डायरेक्टर का मित्र, क्या हमारे कंपनी के ऑडिटर का मित्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है क्या? द आंसर इज यस, बिकॉज फ्रेंड कैन नॉट बी डिफाइंड। तो फ्रेंड कहीं भी लीगल रेस्ट्रिक्शन में कवर नहीं होता है। फ्रेंड कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपके डायरेक्टर के, आपके ऑडिटर के जो मित्र हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। कैन अ फ्रेंड ऑफ अ डायरेक्टर बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट? यस, बिकॉज फ्रेंड कैन नॉट बी डिफाइंड। बहुत इजी सर, 9 में से 2 क्वेश्चन हो गए। जी हाँ। थर्ड, कैन अ स्पाउस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? एक कंपनी का मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूं, तो क्या मेरे धर्मपत्नी भी उस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? द आंसर इज अ क्लियर नो। अरे इंडिपेंडेंट कैसे हुए वो? अब उनके धर्मपति तो उस कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है ना। तो 3 सवाल आए, बहुत आसान सवाल, बहुत आसान जवाब। पहला सवाल था कि हमारे ऑडिटर के जो स्पाउस होते हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। सेकंड, क्या आपके मित्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के मित्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? यस, फ्रेंड कैन नॉट बी डिफाइंड। और तीसरा, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के स्पाउस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, सेम कंपनी में नहीं बन सकते। अब यहां तक 3 इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है चीजों को, बट ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। आप लोगों ने रीड भी किया होगा, समझ में आया होगा। अच्छा समझना, मुझे 100% फोकस चाहिए सबका यहाँ पे। कैन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड फॉर द फर्स्ट टर्म एज एन एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी? क्या हम एक एडिशनल डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं? क्या हम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एज एन एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं? सॉरी, क्या बोल रहे हो आप, समझना। मतलब क्या एक ऐसा व्यक्ति जो कि एडिशनल डायरेक्टर बना रहे हैं हम उसको, और उसी को साथ में हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं क्या? वेदर इट इज अलाउड और नॉट। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत है, तो हमने एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है ये आपको क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में, ठीक है, कि बोर्ड जब चाहे बोर्ड किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर बना सकता है एंड दैट डायरेक्टर विल बी नोन एज एडिशनल डायरेक्टर। तो हम क्या किसी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, तो मान लीजिए मिस्टर ए को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है, तो मिस्टर ए को पहले बोर्ड ने एडिशनल डायरेक्टर बनाया, फिर उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया। ऐसा चलेगा क्या? सुनना, पहले प्रोविजन क्लियर कर देता हूं आपको दिमाग में। लॉ क्लियर होना चाहिए। लॉ क्या क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू नो। सॉरी, एडिशनल डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? एडिशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यू नो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इस प्रकार से होता है कि अ डायरेक्टर who is appointed as independent director, it has to be approved at general meeting by shareholders. तो प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, बट जिसको भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं, इट हैज टू बी अप्रूव्ड द शेयरहोल्डर्स मीटिंग बाय द शेयरहोल्डर्स, ठीक है, एट द जनरल मीटिंग बाय शेयरहोल्डर, ठीक है। तो सर क्या हम किसी व्यक्ति को जो कि इंडिपेंडेंट एडिशनल डायरेक्टर बना के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं क्या? सो द आंसर टू दिस इज यस। It is clear that Act confers the power on the board to appoint additional director
designated as independent director subject to approval of shareholder at the general meeting of the company। तो इस पे क्या होगा, पहले आप एक बोर्ड मीटिंग करेंगे, उस पे उस व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर बना देंगे, फिर उसको आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना देंगे और बाद में आप एक शेयर होल्डर्स मीटिंग करके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अप्रूवल ले लेंगे। ऐसा नहीं लिखा है कि पहले आपको शेयर होल्डर मीटिंग में उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है फिर ही वो काम कर सकता है। यू कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग। तो क्या हम किसी एक व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं क्या? दैट वाज द क्वेश्चन। द आंसर इज यस। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस फर्स्ट टर्म? ये आपको अब समझ में आएगा। अभी के लिए समझ में आ गया ना कि हम किसी भी व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते तो बना सकते हैं क्या? द आंसर इज यस। अब सुनना आगे वापस, ये भी देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड एज एन एडिशनल डायरेक्टर एंड हिज अपॉइंटमेंट कैन बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर एट द नेक्स्ट एजीएम। तो आप एक व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं, उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं और नेक्स्ट जनरल मीटिंग पे उसको अप्रूव करवा सकते हैं। सिंपल। तो क्या एक व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है? बन सकता है। अब सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर? वापस सेम क्वेश्चन सर, अभी तो पढ़ा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है, रुको। बाय द बीओडी फॉर अ सेकेंड टर्म once his first term is over। सर ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या कर रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे लाला इधर देखो, मैं समझाता हूँ, 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ जो बच्चे आलसी है ना उनको क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा। जिनको मैंने क्लियरली बोला है पूरा इलस्ट्रेशन या तो आप पढ़ के आना था इस सेशन के पहले, पिछले सेशन में बोला था, नहीं पढ़ा तो इस सेशन के बाद एक बार पढ़ना जरूरी है, क्रिस्टल क्लियर होगा। अभी फोकस इधर करो, 100% फोकस हियर। क्या कह रहा हूँ, व्हाट इज फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड ईयर टर्म? किसी भी व्यक्ति को अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाते हैं, सो द पर्सन कैन एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। This is known as first term। एक बार 5 years पूरे हो गए, हम क्या उसको वापस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं क्या? जी हाँ, आप सबको पता है कि एक व्यक्ति के अगर 5 years कंप्लीट हो गए, यू कैन अपॉइंट द पर्सन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अनदर पीरियड ऑफ 5 years एंड दिस विल बी नोन एज सेकेंड टर्म। सर हम उसके बाद भी थर्ड टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं क्या? ऑल ऑफ यू नो नो। उसके बाद में 3 साल का कूलिंग पीरियड आता है कि उसके बाद में 3 सालों तक आप उस व्यक्ति को वापस अपॉइंट नहीं कर सकते हो। 3 years का कूलिंग पीरियड आता है, ठीक है। तो ये प्रोविजन सबको क्लियर अच्छे से कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं हम फॉर 2 terms of 5 years ईच। तो इनका पहला सवाल था कि क्या हम किसी व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं फॉर द फर्स्ट टर्म, कि वो एडिशनल डायरेक्टर भी है प्लस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है, जिसका आंसर हमने किया यस। अब पूछ रहे हैं क्या उसी व्यक्ति को हम सेकेंड टर्म के लिए भी एडिशनल डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं क्या? हम किसी व्यक्ति को सेकेंड टर्म के लिए भी एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं क्या? सुनना, फर्स्ट टर्म में तो क्यों चल गया, सेकेंड टर्म में भी चल जाएगा, बट रीजन समझना। फर्स्ट टर्म में क्या हुआ, बीओडी ने अप्रूव किया था और रिक्वायरमेंट क्या थी, शेयर होल्डर्स शुड अप्रूव इट। तो नेक्स्ट जनरल मीटिंग पे शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूव कर लिया, तो 5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये व्यक्ति 5 साल तक एडिशनल डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन के बैठा है। आई होप यू आर ऑल विथ मी। तो कोई भी व्यक्ति एडिशनल डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद में वो नेक्स्ट टर्म के लिए बन सकता है क्या? वहां पे रिक्वायरमेंट क्या है पहले समझना। द रिक्वायरमेंट इज, अगर किसी भी व्यक्ति को हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना होता है फॉर सेकेंड टर्म, उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है बोलो? हम किसी भी व्यक्ति को अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं फॉर द सेकेंड टर्म, तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? है ना, बोलो बोलो। स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर किसी भी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है फॉर सेकेंड टर्म, वी हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होना चाहिए? उसका पिछला टर्म कंप्लीट होने के पहले। तो अगर किसी भी व्यक्ति को, प्रोविजन एक बार रिवाइज करा रहा हूं आपको, किसी भी व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना है आपको फॉर द सेकेंड टर्म, तो आपने उसका फर्स्ट टर्म जब एक्सपायर होता है, 5 years एक्सपायर हो रहा है, उसके पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लेना है दैट ही विल बी वर्किंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अनदर 5 years। अगर यहां तक आपने उसका टेन्योर खत्म होने दिया, उसके बाद नहीं, उसका टेन्योर खत्म होने के पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कह देना है कि दिस पर्सन विल बी वर्किंग एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर अनदर 5 years। तो अब आता है कि सर जो एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करता है 5 years के लिए, क्या वही एडिशनल डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम कर सकता है फॉर नेक्स्ट 5 years? यस, इफ यू हैव पास दिस स्पेशल रेजोल्यूशन बिफोर द एंड ऑफ द फर्स्ट टेन्योर। अगर आपने फर्स्ट टेन्योर के एंड होने के पहले
स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया तो वही व्यक्ति इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर की तरह एक और टेन्योर के लिए काम कर सकता है। देखो, कैन एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अ कंपनी फॉर अ सेकंड टर्म वंस हिज फर्स्ट टर्म इज ओवर? कि फर्स्ट टर्म ओवर हो गई तो सेकंड टर्म के लिए काम कर सकता है क्या? जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से तो नहीं, लेकिन एक स्पेशल रेजोल्यूशन से कर सकता है। देखो क्या लिखा है, इफ द शेयर होल्डर्स अप्रूवल बाय स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर हिज रीअपॉइंटमेंट फॉर सेकंड टर्म इज नॉट टेकन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कंप्लीट होने के पहले लेना होता है, इफ यू रिमेंबर। अगर फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया, फर्स्ट टर्म आपका कंप्लीट हो गया और आपने अप्रूवल नहीं लिया है, तो फिर आप अप्रूवल नहीं ले सकते। अगर फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया और आपने अप्रूवल नहीं लिया तो आप अप्रूवल नहीं ले सकते, फिर वो कंटिन्यू नहीं करेगा। लेकिन अगर फर्स्ट टर्म कंप्लीट होने के पहले आपने अप्रूवल ले लिया है तो वो कंटिन्यू कर सकता है। देखो क्या लिखा है, if the shareholders approval by special resolution for his reappointment for second term is not taken on the last date of the term, then such independent director cannot be appointed by board as an additional director for second term, right? अगर आपने लास्ट डेट के पहले अप्रूवल नहीं लिया है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आपने लास्ट डेट के पहले अप्रूवल ले लिया है देन वो कंटिन्यू कर सकता है, as he does not possess the eligibility to be reappointed for the second term and hence he ceases to be director at the end of his first term. तो अगर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो ही वो कंटिन्यू कर पाएगा, अदरवाइज वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। दिस एरिया वाज द ओनली थोड़ा सा अनक्लियर एरिया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एरिया। अदरवाइज तो अभी तक के सारे क्वेश्चन इतने इजी चल रहे थे। हमने 5 क्वेश्चन अभी तक पढ़े, 5 इलस्ट्रेशंस पढ़े। लास्ट के 2 इलस्ट्रेशंस हमने पढ़े, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है, मैं आसान कर देता हूँ आपके लिए वापस। सो द क्वेश्चन इज, क्या एक एडिशनल डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं फॉर द फर्स्ट टर्म? यस, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या एक एडिशनल डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं फॉर द सेकंड टर्म? बना सकते हैं, पर एक कंडीशन है, दैट स्पेशल रेजोल्यूशन हैज टू बी पास्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फर्स्ट टर्म। बस दिमाग में बैठा यारो, चलो, और ये मैंने हाईलाइट भी करके दिया आपको। इसके बाद में गरीब गरीब कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि क्या वेदर सर्कुलर रेजोल्यूशन इज अलाउड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर व्हाइल अपॉइंटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टर्म? क्या सर्कुलर रेजोल्यूशन से, सर्कुलर रेजोल्यूशन समझते हैं आप, सबको दे देते हैं हम रेजोल्यूशन और वो लोग पास कर देते हैं। क्या सर्कुलर रेजोल्यूशन से हम अपॉइंट कर सकते हैं? क्या क्या लिखा है यहाँ पे, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय वे ऑफ सर्कुलर रेजोल्यूशन इफ ही इज टू बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड एज एन एडिशनल डायरेक्टर। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, आप सर्कुलर रेजोल्यूशन से भी खेलो कूदो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बी डन टू फिल द कैजुअल वैकेंसी क्रिएटेड बाय रेजिग्नेशन ऑफ एनी अदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हमारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, उसकी मृत्यु हो गई एग्जाम्पल, अब उसकी जगह हमें किसी कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, कट टू कट चल रहे थे, हमें वापस अपॉइंट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, हमारी कंपनी में 5 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए थे फॉर एग्जाम्पल, और 5 ही अपॉइंट कर रखे थे, एक की मृत्यु हो गई। सो नाउ कैन वी अपॉइंट another director, another person as an independent director as a casual vacancy director? That is the question. समझ में आ रहा है ना, किसी एक व्यक्ति की डेथ हुई है तो वहाँ पे हम कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को? दी आंसर इज, रुकना, मैं एंड में इसकी समरी भी लेकर आऊँगा, टेंशन लेने का नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। दी आंसर हियर इज यस। सुना ध्यान से, whenever any existing independent director ceases to be director of the company either due to resignation, death, otherwise, then in the order to ensure the requisite board composition a new independent director should be appointed. नया independent director चाहिए ही चाहिए। The board can appoint an individual either as additional director or he can be appointed as a director in casual vacancy. तो हमें जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए हम या तो एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाया, या फिर आप चाहे तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर भी बना सकते हैं। सर इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बेटा जी टेन्योर में, ये तो पढ़ा है हमने अच्छे से। कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है? हाँ, द अनएक्सपायर्ड टेन्योर ऑफ द ओरिजिनल डायरेक्टर। तो अगर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की तरह आप अपॉइंट करेंगे तो वो डायरेक्टर कब तक काम करेगा? जब तक जिस व्यक्ति की जगह वो अपॉइंट हुआ था उसका टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता। चलिए, it may be noted that if a director is appointed by the board to fill the casual vacancy, then as per 161(4) read with this, his appointment should be approved at a board meeting and not through circulation not through resolution by circulation. क्या कह रहे हैं? अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जगह, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की वैकेंसी हो चुकी है, आप या तो एडिशनल डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर लें एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर आप कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस ओपन है।
लेकिन एडिशनल डायरेक्टर की तरह अगर आप अपॉइंट करना चाहते हैं तो आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर की तरह अगर आप अपॉइंट करना चाहते हो तो आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं कर सकते हो। एंड ये यहाँ तक की समरी थी, बस मुझे आपको पढ़ाना ही नहीं, अब मैं यहाँ पे रुक जाना चाहता हूँ, मैं बस जाना चाहता हूँ यहाँ से। सुनना मेरी बात को बहुत केयरफुली, बहुत ही बारीक प्रोविजन पढ़ा है, इसकी समरी भी मैं आपको करवाऊंगा। जस्ट हैव पेशेंस फॉर 2 more minutes। हमारे 2 और सवाल हैं, 2 और सवाल इतने छोटे छोटे से हैं कि उसको रैप अप करते हैं, तो डायरेक्टर्स की इलस्ट्रेशन खत्म होंगी, इसकी समरी पे फिर मैं आता हूं, रुकना। वेदर एंड ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ डायरेक्टर विदाउट रीअपॉइंटमेंट फॉर सेकंड टर्म और एंड ऑफ सेकंड टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टर्मिनेट्स डायरेक्टरशिप ऑफ अ डायरेक्टर। सवाल सुनना अच्छे से। एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था हमने एज एडिशनल डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 5 years का टेन्योर हो गया, उसको हमने रीअपॉइंट नहीं किया, तो क्या वो व्यक्ति की डायरेक्टरशिप भी खत्म हो जाएगी क्या? या फिर हमने एक व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर बनाया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया, उसके बाद में 5 years कंप्लीट हो रहे थे, कंप्लीट होने के पहले हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसको 5 और years के लिए अपॉइंट कर दिया। अब जब ये सेकेंड टर्म और 5 year एंड हुआ, अब तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है ऑफ कोर्स, तो क्या उसकी डायरेक्टरशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी क्या? दैट इज द क्वेश्चन। द आंसर इज यस, उसकी डायरेक्टरशिप भी टर्मिनेट हो जाएगी, बिकॉज वो व्यक्ति अपॉइंट हुआ था एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जैसे उसका टेन्योर खत्म होता है, उसको अगर आपने रीअपॉइंट नहीं किया तो उसकी डायरेक्टरशिप भी टर्मिनेट हो जाती है, डायरेक्टरशिप भी टर्मिनेट हो जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट इलस्ट्रेशन आता है, हाँ ये भी अच्छा इलस्ट्रेशन है। इफ अ नोन पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर हमें हमारे किसी नोन व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं, ठीक है, हम जानते थे उसको, ठीक है, लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में एलिजिबल है वो, उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं, तो क्या उसका नाम भी डेटा बैंक में ऐड करवाना जरूरी है क्या? द आंसर इज यस। अगर आप नोन पर्सन को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रहे हैं तो प्रोसीजर विल बी, पहले उसका नाम आपको डेटा बैंक में ऐड करवाना पड़ेगा, फिर आप अपॉइंट कर सकते हो। ये मत सोचना कि डेटा बैंक तो इसलिए बना था ताकि हम वहां से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पिक कर सकें। बेटा जी, अगर आप पर्सनली भी किसी को अपॉइंट करना चाहते हैं, उसका नाम डेटा बैंक में ऐड करवाना होगा। These are 9 questions, 9 illustrations which you should know about directors। रुकना, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। इन 9 में ये जो बीच के इलस्ट्रेशन आ जाते हैं ना, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है कि नहीं, कैजुअल वैकेंसी हो सकती है, इसको छोड़ते हैं, इसकी मैं समरी दूंगा, बाकी सब समझो, आपको समझ में आएगी। बाकी सब तो ईजी है, पहले बाकी सबको रैप अप कर दो, फिर इस जादू वाले पार्ट को मैं आपको समझाता हूं। पहले जादू वाले पार्ट को साइड में रख दिया। लास्ट क्वेश्चन, वापस एक बार मुझे बताओ, आप जवाब देना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि किसी भी रैंडम व्यक्ति को मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहता हूं, तो फिर भी उसका नाम डेटा बैंक में ऐड कराना होगा क्या? द आंसर इज यस। उसके ऊपर वाला क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए हमने किसी व्यक्ति को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किया था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका टेन्योर खत्म हो गया, 5 years खत्म हो गए, या फिर हमने 2 टर्म रीअपॉइंट किया था, 10 years कंप्लीट हो गए, तो क्या उसकी डायरेक्टरशिप भी खत्म हो जाएगी क्या इंडिपेंडेंस के साथ में? जी हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था तो वो इंडिपेंडेंस भी गया और डायरेक्टरशिप भी गई उसकी। 2 सवाल। इसके बाद में जादू शुरू होने के पहले के सवाल वापस आते हैं। हाँ, जादू शुरू होने के पहले सवाल कि क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के स्पाउस जो हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। क्या हमारे डायरेक्टर के जो, हमारे ऑडिटर के जो स्पाउस हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? द आंसर इज नो। क्या हमारा मित्र, डायरेक्टर के मित्र इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, बिकॉज अ फ्रेंड कैन नॉट बी डिफाइंड। सारे क्वेश्चन समझ आए? इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9, ये क्लियर है ना? बस अब जो बचे हुए बीच के कॉम्प्लिकेटेड इलस्ट्रेशन है उसकी आपके लिए है समरी, फोकस करना अच्छे से। क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बन सकता है? क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है? क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर हो सकता है? क्या एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर हो सकता है? द आंसर इज यस। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अ कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर, कैन बी एन एडिशनल डायरेक्टर, बट इसमें एक डिफरेंस है, सुनना। अगर वो एडिशनल डायरेक्टर है तो ही कैन बी अपॉइंटेड by resolution by circulation। अगर आप एक व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर बना रहे हैं और उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं तो वहां पर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से आप अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप किसी व्यक्ति को कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर बना रहे हैं और साथ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, बना तो सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी अपॉइंटिंग द पर्सन बाय रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। उस केस में रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का ऑप्शन नहीं है, आपको ये मीटिंग के अंदर ही करना होगा।
आई होप आई एम कम्युनिकेटिंग वेरी क्लियरली। तो जो इतना सारा गुचड़ पुचड़ था उसकी अच्छी समरी बन गई कि हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर को भी बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और एडिशनल डायरेक्टर को भी बना सकते हैं। बट एडिशनल डायरेक्टर है तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से भी अपॉइंट हो सकता है, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद में आपने कैसे भी अपॉइंट किया है, बट अ शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन इज टू बी पास टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट। फिर आप, और रैदर मोस्टली ये हमारे एडिशनल डायरेक्टर के अंदर रहेगा। एडिशनल डायरेक्टर के अंदर रिक्वायरमेंट ज़्यादा स्ट्रांगली आती है कि आपने उसके बाद में अगली जनरल मीटिंग पे उसको अप्रूव ज़रूर कर लेना है, अगली जनरल मीटिंग पे उसको अप्रूव ज़रूर कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद में देखना, इफ़ वी इंटेंड टू अपॉइंट देम फॉर अ सेकेंड टर्म देन स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास बिफोर एक्सपायरी ऑफ द फर्स्ट टर्म। अगर आप उसको सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द फर्स्ट टर्म। दैट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी फोकस्ड ऑन मल्टीपल टाइम। आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू नाउ। सो ये हो गया डायरेक्टर के इलस्ट्रेशन। देखो बेटा जी कैसा है, ये सारे इलस्ट्रेशंस पे मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, कितनी बार बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज अगर कहीं पे भी एक क्वेश्चन आ गया तो आपको डायरेक्ट आंसर की तरफ लीड कर देगा अगर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो, ठीक है। तो इंश्योर करो इस सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से एक बार आप रीड करके जा रहे हैं। और ये समरी इसीलिए बना रहा हूँ मैं आपको, ताकि अगर बेयर मिनिमम आपने समरी भी देख ली देन यू विल बी सुपर सॉर्टेड। कुछ चीज़ें तो नहीं भूलोगे ना आप, कि इसका स्पाउस बन सकता है कि नहीं, ऑडिटर के स्पाउस बन सकते हैं कि नहीं, ये सब तो आप नहीं भूलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं तो उनकी समरी आपके पास रहेगी, तो आप एग्जाम के एक दिन पहले उन इलस्ट्रेशंस को डायरेक्टली रीड करेंगे तो आपका बहुत समय जाता है। वहीं आप इस समरी से पढ़ेंगे तो आपका बहुत कम समय में यू विल बी सुपर सॉर्टेड। एंड दिस इज ऑल विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर्स के इलस्ट्रेशन। आई थिंक दिलो दिमाग में बैठ चुका है। स्पेशली वो बच्चे जो ईमानदारी से पढ़कर आए थे सारे इलस्ट्रेशन पिछले क्लास के हिसाब से, तो उनको 100% एक एक इलस्ट्रेशन पूरा दिल में बैठा है। और जो कुछ ऐसे गधे हैं जो पढ़ के नहीं आए थे, टेंशन नहीं लेने का, ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद में रीड करना, यू विल बी सुपर सॉर्टेड। यस, और इसके साथ में लास्ट पेज बचता है हमारे डिस्कशन का, चैप्टर नंबर 19 के कुछ 6 इलस्ट्रेशन है। ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इजी हैं, दीज आर सुपर इजी इलस्ट्रेशंस। जो बच्चे पढ़कर आए उनको पता है ऑलरेडी कि इसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से तो पढ़ लेते हैं यारों। आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पे, पहला इलस्ट्रेशन, देयर आर 6 इजी इलस्ट्रेशंस, लेट्स रैप देम ऑफ। मिस्टर एक्स, मिस वाई, मिस वाई इज द वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स, तो एक्स और उनकी श्रीमती जी, एंड सी ये कौन है, एक्स और वाई का सन, तो पूरा छोटा परिवार, सुखी परिवार, आर द डायरेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड। तो हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे ने मिलकर एक कंपनी फॉर्म की और वो उनके डायरेक्टर्स हैं। दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड के मेंबर्स भी वही हैं, डायरेक्टर्स भी वही हैं। आप समझ रहे हो, हस्बैंड वाइफ बेटा वही कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं, वही कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। अलॉन्ग विथ 4 अदर पर्सन हु आर ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ एक्स, और एक्स के ही ब्रदर सिस्टर्स 3-4 और लोग हैं, उनको भी मेंबर बना रखा है। XYZ लिमिटेड प्रपोजेस टू होल्ड जनरल मीटिंग एट द रेसिडेंस ऑफ एक्स। अब हमारी जनरल मीटिंग करना चाहते हैं। जनरल मीटिंग में कौन आएंगे, मैं एक्स हूं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, हम सब लोगों की जनरल मीटिंग है। तो अब मैं कहीं बाहर जाके थोड़ी करूंगा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जनरल मीटिंग क्या कर रहे हैं, घर पे ही कर रहे हैं, फुल पारिवारिक माहौल है, ठीक है। अब यहाँ पे सर तो इशू क्या है, इशू कुछ नहीं बता रहे कि अगर ऐसा होगा तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, और कुछ एग्जम्पशन देंगे। देखो जनरल मीटिंग के नोटिस के अंदर मैंडेटरी होती है कुछ चीज़ें, कि आपको जनरल मीटिंग का जो लोकेशन है उसका मैप देना है, उसका लोकेशन देना है। तो अब अगर आपने घर पे कर रहे हो तो ये तो सबको पता ही है ना, तभी तो घर पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको मैप और लोकेशन देने की आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी बात बताने के लिए रखा है। सिंस ओनली द डायरेक्टर्स एंड द रिलेटिव आर मेंबर ऑफ द कंपनी एंड द रेसिडेंस ऑफ मिस्टर एक्स इज जनरली नोन टू ऑल द मेंबर्स एंड कैन बी इजीली लोकेटेड, द रूट मैप एंड प्रोमिनेंट लैंडमार्क इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन द नोटिस। कि नोटिस में आपको रूट मैप और जो प्रोमिनेंट लैंडमार्क है ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी, रूट मैप और प्रोमिनेंट लैंडमार्क बताने की आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ में आ रही है क्या? बस, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा पारिवारिक सारे शेयर होल्डर्स मिल मालकी कर रहे हैं, एकदम घर वाले लोग ही हैं, घर पे कर रहे हैं, तो आप नोटिस के अंदर आपको रूट मैप और प्रोमिनेंट लोकेशन, प्रोमिनेंट लैंडमार्क देने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक इट्स टू ईजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, XYZ लिमिटेड प्रपोजेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद PQR। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। Mr. X and Y, who are promoters of XYZ, hold 1.5 and 0.5% total paid share capital PQR। तो PQR और XYZ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। XYZ के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास 1.5 और 4.5 मतलब 2% शेयर्स हैं दूसरी कंपनी के भी। तो क्या होगा इसमें, वो बता रहे हैं क्या होगा। इन दिस केस द शेयर होल्डिंग ऑफ बोथ X and Y शुड बी डिस्क्लोज इन द explanatory statement of the notice of the general meeting since the extent of their shareholding is not less than 2%। तो कभी भी अगर
जनरल आप कोई भी डिस्कशन करने वाले हैं, कोई भी एजेंडा है आपकी जनरल मीटिंग में, और वहाँ पे प्रमोटर्स रिलेटेड हैं, कोई भी रिलेटेड पार्टी है, और कितने शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, नॉट लेस देन 2% या फिर 2% और मोर कह सकते हो आप, तो आपको डिस्क्लोज करना है। तो यहाँ पे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के बीच में ट्रांजैक्शन है, ए लिमिटेड के प्रमोटर्स के पास बी लिमिटेड के भी 2% शेयर्स हैं, तो ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है। बस टू ईजी, अगेन 2 ईजी ट्रांजैक्शन हो गए। थर्ड, एक और ईजी ट्रांजैक्शन, सुनना अच्छे से। अच्छा, थर्ड और फोर्थ रिलेटेड है, थर्ड और फोर्थ रिलेटेड है नहीं, मैं चाहता हूं आप लोग खुद से पढ़ो एक बार। आई विल गिव यू मिनट, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं है हमको, रीड करो। एनीवेज इन नेक्स्ट 5 minutes द लेक्चर विल बी ओवर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस बाय योरसेल्फ। अगर आप ये खुद से पढ़ पाते हैं, यू विल बी सुपर सॉर्टेड, जस्ट गिव इट अ रीड, 100% हो जाएगा आपसे। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, इधर आओ चलो कहता हूँ, क्या कह रहे हैं कि अगर एक एंटिटी है, उसकी इच्छा है कि वो जनरल मीटिंग होल्ड करना चाहती है शॉर्टर नोटिस पे, शॉर्ट मतलब बोर्ड मीटिंग के ही दिन, ये सुबह उन्होंने बोर्ड मीटिंग की और शाम को जनरल मीटिंग करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा यार 95% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना आ गया तो कर सकते हैं, तो भी नहीं कर पाओगे, उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉक्सी। आपको बोर्ड मीटिंग के बाद में जब भी आप जनरल मीटिंग कर रहे हैं, आपको अपने शेयर होल्डर्स को एक राइट देना होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद नहीं आ सकता, राइट, तो वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट होता है, और वो व्यक्ति प्रॉक्सी कब तक डिपॉजिट करेंगे, 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग तक, सही बात है। तो इसके लिए वो एक प्रोविजन बीच में आ जाएगा। इस कारण से अगर आप चाहेंगे कि बोर्ड मीटिंग आज की और आज ही मैं जनरल मीटिंग करना चाहता हूं, तो आप नहीं कर सकते। प्रॉक्सी डिपॉजिट करने के लिए 2 दिन पहले का समय तो देना पड़ता है ना, ये प्रॉब्लम। तो 95% ने अगर अप्रूवल दे दिया तो आप शॉर्टर नोटिस पे कर सकते हैं, लेकिन आप सेम डे नहीं कर पाएंगे। तो इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारी इच्छा है कि बोर्ड मीटिंग सुबह की और शाम को जनरल मीटिंग करना चाहते हैं, 95% का अप्रूवल भी आ गया है, तो क्या हम शाम को कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो, आप शाम को नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, इन द अबव केस बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द सेम डे। कौन सा केस है ये वाला, जिसमें 95% ने अप्रूवल भी दे दिया कि अगर 95% लोग अप्रूवल दे देते हैं तो भी आप सेम डे बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉक्सी का आता है ना प्रॉब्लम। किसी को अगर प्रॉक्सी अपॉइंट करनी है, राइट, तो उसको 2 दिन पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रॉक्सी डिपॉजिट ही नहीं कर पाएगा। चलो सुनना मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर 95% नहीं, मान लो अगर 100% मेंबर्स ने कंसेंट दे दिया, तो क्या हम सेम डे पे कर सकते हैं? हाँ, अब आप सेम डे पे कर सकते हो। क्यों सर, प्रॉक्सी का प्रॉब्लम नहीं आएगा क्या? अरे गधों, अब कितनों ने कंसेंट कर दिया है? 100% में। अगर किसी को प्रॉक्सी अपॉइंट करनी होगी तो वो कंसेंट ही नहीं देगा ना सेम डे के लिए। अगर 100% शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दे दिया है फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग ऑन द सेम डे, तो प्रॉक्सी का प्रॉब्लम कहाँ आएगा? प्रॉक्सी यही तो शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करनी पड़ती है। तो फिर अगर सारे शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दे ही दिया है, अगर किसी शेयर होल्डर को प्रॉक्सी अपॉइंट करनी होती तो वो कंसेंट नहीं देता। 100% शेयर होल्डर्स का कंसेंट आ चुका है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेम डे पे भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमने पहले केस में पढ़ा कि क्या बोर्ड मीटिंग सुबह हुई है और शाम को हम जनरल मीटिंग करना चाहते हो, 95% शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दे दिया है, तो कर सकते हैं। 95% क्यों आया? बिकॉज शॉर्टर नोटिस के लिए 95% की रिक्वायरमेंट है, तो कर सकते हैं सेम डे। भैया सेम डे नहीं कर सकते, आप 2-3 दिन बात करो चलेगा, पर सेम डे नहीं कर सकते, ठीक है। शॉर्टर नोटिस पे 95% का अप्रूवल के बाद भी हम सेम डे नहीं कर सकते। सेम डे करना है तो अप्रूवल चाहिए कितना? 100%। अगर सेम डे करना है तो अप्रूवल चाहिए 100%। आर यू ऑल विथ मी? तो अगर कोई पूछता है कि सेम डे बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग हो सकती है क्या? हो सकती है, अगर 100% शेयर होल्डर्स का कंसेंट आ जाए तो। आई होप यू आर ऑल विथ मी। और इसके बाद में इजी पीजी 2 और इलस्ट्रेशन एंड विल बी गुड टू गो। पहला इलस्ट्रेशन आता है कि अगर एक कंपनी है जहाँ पे टोटल 500 मेंबर्स थे और हमने आर्टिकल से कोरम को 100 मेंबर्स सेट किया था। टोटल मेंबर्स कितने? 500। हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया है दैट द कोरम फॉर द मीटिंग व्हाट इज गोइंग टू बी 100 मेंबर्स। तो क्या हम
अपने आर्टिकल्स में अपना कोरम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, आप एक्ट के हिसाब से भी कोरम फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने आर्टिकल्स में अपना कोरम भी लिख सकते हो। तो टोटल मेंबर्स 500 थे, एक्ट के हिसाब से तो कम होता है कोरम, हमने कहा हमारे एओए में लिख दिया कि हमारे मीटिंग करने के लिए कोरम होगा 100 मेंबर्स। अब क्या हुआ, 500 में से 450 लोगों ने शेयर्स बेच दिए रिमेनिंग 50 को, तो हमारी कंपनी में शेयर होल्डर्स 500 की जगह कितने बच गए, 50। अब क्या करें, कंसिडर अ कंपनी वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स वर ओरिजिनली लार्ज से 500 and the quorum fixed by the articles was 100 members. Subsequently, 450 members sold their shares, which were acquired by some of the remaining 50 members. Here proceeding, अब क्या, तो इन्होंने आंसर दिया है, here proceeding will be valid if all the members are present in person. यार सर अब तो कोरम ही 100 है और टोटल मेंबर्स ही 50 है, तो कभी मीटिंग ही नहीं हो सकती है। मीटिंग हो सकती है अगर 50 के 50 मेंबर्स आ गए तो, ठीक है। इन द गिवन केस इफ लेस देन 50 मेंबर्स आर प्रेजेंट देयर शैल बी नो कोरम। तो अब आपको कोरम करने के लिए 50 के 50 मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा। ये प्रोविजन मैं रेगुलर बैच के अंदर भी अच्छे से डिस्कस करवा चुका हूँ पहले, लेकिन हम डायरेक्टर्स के लुकआउट से पढ़ते हैं, ये जनरल मीटिंग के लुकआउट से भी पढ़ लेते हैं। सेम कंसेप्ट है कि मैंने डायरेक्टर मीटिंग के लिए, बोर्ड मीटिंग के लिए पढ़ाया था, ये जनरल मीटिंग के लिए यहाँ पे आ जाता है कि अगर कभी आपने एओए के अंदर हायर कोरम सेट कर दिया है, एओए में आपने हायर कोरम सेट कर दिया है और आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर लेस देन दैट कोरम, कोरम आया है आपका एओए के हिसाब से 100 मेंबर्स और टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही 50 हैं, तो कभी कोरम होगा ही नहीं ना। होगा, आप मीटिंग कर सकते हैं कैसे, सारे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, तब मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एओए को वापस अमेंड भी कर देना, तो आपके फ्यूचर के लिए भी इजी हो जाएगा। तो इफ द एओए प्रिस्क्राइब्स अ हायर कोरम एंड देन द नंबर ऑफ टोटल शेयर होल्डर्स, देन इफ द टोटल शेयर होल्डर्स आर प्रेजेंट दैट विल बी प्रिज्यूम्ड टू बी फॉर्मिंग कोरम। चलो, और लास्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। Assume that general meeting of a company is scheduled on 22nd, 22 सितंबर की जनरल मीटिंग है एंड कंपनी हैज रिसीव्ड 4 प्रॉक्सीज फॉर द सेम होल्डिंग। एक ही मेंबर की होल्डिंग की 4 प्रॉक्सी आ गई है, 5th, 12th, 10th और 20th। तो कौन सी वाली प्रॉक्सी को माना जाएगा? हमें पता है सबको, ये हम रेगुलर बैच में भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉक्सी शुड बी रिसीव्ड 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। चारों 48 आवर्स के पहले आ चुकी, ठीक है, तो चारों वैलिडली तो आई है, लेकिन इन चारों में से कौन सी एलिजिबल होगी? लेटेस्ट जो आई है। तो लास्ट कौन सी आई थी? 20th, जो 20th इज कंसिडर टू बी वैलिड। तो ऐसा था कि 5th वाली पहले वैलिड थी, पर जैसी 12th आई 5th वाली कैंसिल हो गई, जैसी 10th आई 5th वाली कैंसिल हुई, जैसी 12th आई 10th वाली कैंसिल हो गई, और जैसी 20th आई 12th वाली कैंसिल हो गई। तो अगर सेम शेयर होल्डर की होल्डिंग के लिए 3-4 प्रॉक्सी आई है, तो जो लास्ट रिसीव्ड प्रॉक्सी होती है दैट इज कंसिडर टू बी द वैलिड प्रॉक्सी। इजी, प्रोवाइडेड दैट इज रिसीव्ड 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग। चारों 48 आवर्स के पहले आई है, चारों वैलिड है, लेकिन उसमें जो लास्ट आई है उससे हम प्रॉक्सी मानेंगे हमारे लिए। चलो सर, अगर किसी के ऊपर भी डेट ही नहीं लिखी थी तो बहुत बढ़िया, द प्रॉक्सी डेटेड लास्ट शुड बी कंसिडर्ड दैट इज 20th। हाउएवर इफ द प्रॉक्सीज रिसीव्ड आर नॉट डेटेड और बेयर द सेम डेट, किसी पे डेट ही नहीं लिखी या फिर सबके ऊपर 20th ही लिखा है, देन ऑल प्रॉक्सीज शुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। तो कोई भी प्रॉक्सी वैलिड नहीं है, सारी प्रॉक्सीज को मानेंगे इनवैलिड। आई होप यूर ऑल विथ मी। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये कि सबसे पहले प्रॉक्सी का सिंपल रूल होता है 48 आवर्स के पहले आ जानी चाहिए। तो अगर 48 आवर्स के पहले एक ही शेयर होल्डर की 10 प्रॉक्सी आ गई है उसके लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 में से सारी 48 आवर्स के पहले आई थी, हाँ, एक आधा 48 आवर्स के अंदर आई है, उसको तो पहले रिजेक्ट कर दो। जो 48 आवर्स के पहले आई है वो सब एलिजिबल है, उसमें से जो लास्ट चाहिए वो वैलिड प्रॉक्सी मानी जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए सारी प्रॉक्सीज पे सेम डेट लिखी है या कोई डेट ही नहीं लिखी है, तो सारी की सारी प्रॉक्सीज को हम इनवैलिड मान लेंगे। आई होप यू आर ऑल विथ मी। देखो बेटा जी कैसा है, यहाँ पे ये जो संघर्ष है ये आपका संघर्ष हो जाता है खत्म, ठीक है। एकदम मस्ती से रहो, जी जान से पढ़ाई करो, ठीक है। वेयर आर यू राइट नाउ? यू आर वेरी क्लोज टू एस द एग्जामिनेशन। आप लोगों ने खूब मेहनत की है। ये इलस्ट्रेशंस, ये अमेंडमेंट्स, ये सब क्या होता है बेटा जी? ये सब सिर्फ ये आइसिंग होती है। मेन जो मेहनत है वो रेगुलर कंटेंट अंडरस्टैंडिंग के अंदर होती है, ठीक है। तो रिविजन्स, एक्स्ट्रैक्ट्स आपके लिए सब कुछ है, राइट, बट ये सब आइसिंग है, आपको समझना होगा। मेन कंटेंट पे अच्छे से होल्ड रखो, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्माइलिंग, एंड आई विल ट्राई एंड ब्रिंग some फ्रेश ब्रूड कंटेंट फॉर यू एज मच एज आई कैन, ठीक है। चिल करो बेटा जी, खूब पढ़ो एंड खूब आगे बढ़ो। माई बेस्ट विशेस आर विथ यू। मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक एवरीवन अराउंड प्राउड। बाय बाय। और जिन गधों ने इलस्ट्रेशंस रीड किए बिना इस सेशन के लिए आए थे, एक बार अच्छे सेशन देख लिया, पिछला सेशन ऑफ कोर्स आपने देख लिया होगा। अब क्या करेंगे? अब इलस्ट्रेशंस को एक बार खुद से रीड करके यू विल बी सुपर सॉर्टेड विद दी सप्लीमेंट, ओके। आई विल सी यू वेरी सून विद समथिंग नाइस, विद समथिंग मोर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।